पूरक पाठ्य पुस्तिका वेतान भाग 2 पाठ 2 जूझ। लेखक आनंद यादव। लेखक परिचय। आनंद यादव जी का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम रतन यादव था। इन्होंने मराठी व संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्य करते रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया था। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 27 नवंबर सन 2016 को हुई। जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव जी का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में जूझ शीर्षक से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। इसमें हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद ही उन्हें पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के कामों में लगा दिया। खेती में उन्हें खेतों में पानी देना होता है, कोल्हू पर काम करना पड़ता है। परंतु लेखक पढ़ना चाहते हैं। वे जानते हैं कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर पढ़ लिख गए तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वे अपने दादा यानी कि पिताजी से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से उनकी पिटाई करेंगे। कोल्हू का काम समाप्त हो चुका था। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भर भर कर अपनी माँ को दे रहे थे। इस एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करने का उचित अवसर समझकर अपने पढ़ने की बात चला दी। लेखक की माँ ने अपनी लाचारी प्रकट की और कहा, तेरे दादा तुझे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सुअर की तरह गुर्राएंगे। लेखक ने माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से पढ़ने के बारे में बात करे। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ये बात तय हुई कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे। रात को दोनों माँ बेटा राव सरकार के घर गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक पढ़ाई कर ले। माँ ने दीवार के साथ बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उनका पति सारा दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। उसने राव जी को यह भी बता दिया कि खुद काम से बचने के लिए उसने लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया है। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब भी यदि मुझे पाठशाला भेजा गया तो मैं 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी कर लूँगा और परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। दादा की करतूतें सुनकर राव जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। दत्ताजी राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तू भी बहाना बनाकर यहाँ आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया था कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादाजी को ना बताएं। राव ने कहा, तू उसके सामने निडर होकर जो मैं पूछूं कह देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादाजी को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग भाजी देने गई थी। तब राव साहब ने कहा, बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, उसे मेरे पास भेजना।
लेखक का दादा यानी कि पिता देसाई के बाड़े के बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही हैं। राव जी ने लेखक से पूछा, कौन सी में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया, 5वीं में था किंतु अब पाठशाला नहीं जाता। क्यों के उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया है क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया गया है। राव ने लेखक के दादा रत्नप्पा से जब सच्चाई जाननी चाहिए तो उन्होंने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दत्ताजी राव सरकार ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा, खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों को खेतों में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। सरकार ने लेखक से कहा, तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगा कर पढ़, साल बचाना है। यदि यह तुझे पाठशाला ना जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने और घर के काम में ध्यान न देने के अनेक झूठे आरोप लगाए। लेखक ने अपने उत्तर से देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। राव जी ने पूछा, तू कभी फेल तो नहीं हुआ? लेखक के मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में राव साहब ने रत्नप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा, खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम की अधिकता होने पर कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच के एक कोने में जा बैठा। कक्षा के शरारती लड़कों ने लेखक की खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते रहे। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगे। उनका मन उदास हो गया। उन्होंने माँ से कहकर एक नई टोपी और चड्डी मंगवा ली और स्कूल चड्डी पहनकर जाने लगी। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की पिटाई करते थे, इसलिए कक्षा में शरारत कम होने लगी। वसंत पाटिल लेखक से आयु में छोटा था किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था, स्वभाव से शांत था, घर से पूरी तैयारी करके आता था, पहली बेंच पर बैठता था। कक्षा में उसका सम्मान था। लेकिन लेखक ने भी वसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। वे हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता। मन की एकाग्रता के कारण गणित उनकी समझ में आने लगा। वसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगे। उसकी और वसंत की दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उन्हें आनंदा नाम लेकर पुकारने लगे। मास्टर के अपनेपन और बसंता की मित्रता के कारण उसका पाठशाला में भी मन लगने लगा। न सौंदेलकर मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थीं। उनका गला सुरीला था, छंद और लय का ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते थे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे। लेखक तन्मय होकर सुनता था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता था या ढोर चराता था तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, गति, यति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता, मास्टर की तरह अभिनय करता
उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। इन कविताओं का लेखक के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा कि अब उसे पानी लगाते या ढोर चराते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगे। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। लेखक ऊंची ऊंची आवाज़ में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने लगता। लेखक ने कविता गाने की अपनी पद्धति सीख ली। लेखक मास्टर जी की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6वीं 7वीं के बालकों के सामने उसे गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। मास्टर सौंदलगेरकर स्वयं कविता करते थे। अनेक कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इससे लेखक की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी अपने जैसे ही हाड़ मांस के, क्रोध लोभ के मनुष्य होते हैं। इसलिए लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। इसलिए भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर भी लेखक तुकबंदी करने लगे। उन कविताओं को गुनगुना कर और मास्टर जी को दिखाते। लेखक की कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल न होते तो कंकड़ पत्थर से शिला पर लिख लेते और लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर कविता लिखते। कंठस्थ होने पर उसे पोंछ देते थे। लेखक अपनी कविता मास्टर जी को दिखाते। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पर पहुंच जाते। मास्टर जी उसे कविता का शास्त्र समझाते, छंद, लय, अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम बताते। लेखक को तरह तरह की पुस्तकें देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे भी सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। शब्द का महत्व समझ में आया। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास बढ़ा।